तो जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि संविधान में इनमें से कौन सा चेंज करने के लिए आपको उसे अमेंड नहीं करना पड़ेगा। संविधान को अमेंड करने के लिए बिल पास नहीं करना पड़ेगा। पहला कह रहा है अमेंडमेंट टू द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपका जो 5वां शेड्यूल है, 6ठा शेड्यूल है, उसको अमेंड करने के लिए संविधान अमेंड की जरूरत नहीं पड़ती। आर्टिकल 368 में प्रोविजन दिया गया है कि संविधान किस तरह से अमेंड किया जाएगा, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा। तो जो भी शेड्यूल्स हैं वो इसलिए बनाए गए थे ताकि उसका अमेंडमेंट के लिए कोई अलग से प्रोसीजर फॉलो ना किया जाए। मगर एक्सेप्शन है आपका 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल चूँकि डिस्क्राइब करता है कि पावर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सेंट्रल स्टेट के बीच में, इसीलिए 7th शेड्यूल को अमेंड करने के लिए आपको संविधान अमेंड करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के अंदर। मगर अगर आपको 10th शेड्यूल अमेंड करना हो, 1st शेड्यूल अमेंड करना हो, 2, 3, 4 नहीं ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। एक चीज़ और, जब आप इसमें एक्सेप्शन और है, एक्सेप्शन ये है कि जब आप स्टेट का रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करते हैं पार्लियामेंट में, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो एक फेडरल फीचर है। और जो भी फेडरल फीचर होगा उसको चेंज करने के लिए या तो आपको संविधान को अमेंड करना पड़ेगा, साथ साथ में आपको हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए होगा। तो 5th शेड्यूल आप यूं ही चेंज कर सकते हो सिंपल मेजोरिटी से, यू विल नॉट रिक्वायर अमेंडमेंट बिल। पहला सही है। किसी भी स्टेट का बाउंड्री चेंज करना है, उसका नाम चेंज करना है, यहाँ तक कि स्टेट को डिस्ट्रक्ट ही करना है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी, संविधान का अमेंडमेंट नहीं। तो आपका सेकंड में भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए आपको पार्ट 4A को अमेंड करना पड़ेगा और इसके लिए आपको संविधान को अमेंड करने की जरूरत पड़ेगी। तो थर्ड गलत हो गया, 1 and 2, डी इज द करेक्ट आंसर। तो समझे हमने क्या समझा, शेड्यूल का काम क्या होता है, कौन कौन से शेड्यूल एक्सेप्शन है, मतलब कि किस शेड्यूल को चेंज करने के लिए हमको अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि क्वेश्चन 25 प्रीलिम्स का है, आपको 3 बातें दी गई हैं, इन तीनों में से कौन सा अमेंडमेंट करने के लिए आपको हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होगा। ध्यान सुनना, अमेंडमेंट के 3 तरीके। पहला सिंपल मेजोरिटी से, ओके। दूसरा होता है कि आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, स्पेशल मेजोरिटी से। और तीसरा केस वो होता है जब आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए। अब इशू यहाँ पर ये है कि जो पहला टाइप होता है जहाँ पर आप सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं, ये अमेंडमेंट 368 के अंदर नहीं काउंट किया जाता। 368 में केवल वही अमेंडमेंट काउंट किए जाएंगे जो स्पेशल मेजोरिटी से होंगे। क्लियर बात। तो पिछला केस वाला हमारा जो था 5th शेड्यूल का चेंज या फिर बाउंड्री चेंज, ये सब आर्टिकल 368 के अंदर नहीं होगा। दैट्स वाई यू विल नॉट नीड एन अमेंडमेंट बिल। ओके। तो देखो हमने क्या बताया था कि 7th शेड्यूल और वो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन दोनों एक्सेप्शन है। तो 7th शेड्यूल में आप कोई भी लिस्ट चेंज करोगे, चाहे वो लिस्ट 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट को भी चेंज करोगे, आपको स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होगा, बिकॉज दैट इज अ फेडरल फीचर। पहला करेक्ट है। किसी स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसका एक्सटेंट, कितना पावर असाइन किया गया है स्टेट को, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको स्टेट का सहमति लेना पड़ेगा। सेकंड सही है। गवर्नर का कंडीशन, गवर्नर एजेंट होता है सेंटर का, तो उस केस में गवर्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, तो उस केस में गवर्नर की कंडीशन जो होती है उसके लिए स्टेट का रेफरेंस नहीं चाहिए होता। आपका थर्ड गलत है, 1 and 2 केवल सही है। तो ए 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब बात ये उठती है कि सर इनमें इनके अलावा और कौन कौन सा अमेंडमेंट है जहां पर हमको हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होगा। तो आपको तब चाहिए होगा जब आप सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का कोई प्रोविजन चेंज करते हैं। इसके साथ साथ स्टेट का पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन, मोटा मोटी किस स्टेट से कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे वो चेंज करना हो शेड्यूल में, तो आपको हाफ ऑफ द स्टेट का चाहिए होगा। या फिर तीनों लिस्ट चेंज कीजिए तब चाहिए होगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तब चाहिए होगा, बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट तब भी चाहिए होगा। ओके। अब देखो ध्यान से, सवाल है 2000 प्रीलिम्स 13 का, कह रहा है अमेंडमेंट बिल कैन बी इनिशिएटेड बाय इन द लोकसभा ओनली,
पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से किसी में भी वो बिल आप पेश कर सकते हैं और उस बिल को कोई मिनिस्टर या कोई प्राइवेट मेंबर दोनों पेश कर सकता है। क्योंकि संविधान अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का एसेंट जरूरी नहीं होता। मनी बिल को पेश करने के लिए प्रेसिडेंट का एसेंट जरूरी होता है, उसे केवल एक मिनिस्टर ही पेश कर सकता है। सो लोकसभा ओनली गलत है। तो पहला सन्नाटा। अगर ऐसा अमेंडमेंट फेडरल फीचर को चेंज करना चाहे तो अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर टू बी रेटिफाइड बाई ऑल द स्टेट, नो ओनली हाफ द स्टेट। ये सवाल है प्रीलिम्स 2013 का। तो सेकंड भी गलत हो गया। तो 1 और 2 दोनों गलत। तो डी नाइदर 1 नॉर 2 आर करेक्ट। कितनी बात? ठीक है। अगला सवाल देखना। कह रहा है कि किसी दिन लोकसभा में 300 एमपी प्रेजेंट हैं, ओके, और आपको एक बिल पास करना है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, तो क्या चाहिए होगा आपको? अगर आपको 367 के अंदर आपको अमेंडमेंट बिल पास करना है, इसका मतलब क्या होता है? पहला कंडीशन ये है कि देयर शुड बी टोटल मेजोरिटी, टोटल जो मेंबरशिप है, मेंबरशिप का मेजोरिटी होना चाहिए। तो लोकसभा में टोटल होते हैं 552 लोग, ठीक है ना, 552 लोग। तो इसका आधा कितना हुआ? 500 का हो गया तुम्हारा 250, 52 का तुम्हारा हो गया 26, मतलब 276। 276 तुम्हें कम से कम चाहिए होगा, इतने लोग तो तुम्हें चाहिए होंगे, ओके। इसके साथ साथ 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये भी तो है ना बाबू। पहला कंडीशन क्या है? मेंबरशिप की मेजोरिटी, और दूसरा क्या है? जो लोग प्रेजेंट है, वोट कर रहे हैं, उसका 2/3। तो कितने लोग वहां पर हैं? 300 लोग हैं। 2/3 कितना हुआ? 200। मतलब कि 200 लोग चाहिए होंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग और 276 चाहिए होंगे टोटल मेंबरशिप का कंडीशन फुलफिल करने के लिए। मींस आउट ऑफ दिस 300 एट लीस्ट 276 वोट्स विल बी रिक्वायर्ड टू पास दैट अमेंडमेंट। क्लियर बात? इसका मतलब यह है कि हमने आपसे, आप यहां पर आपका एप्लीकेशन पूछ लिया कि केवल आप थ्योरी रटते हैं कि आप जानते भी हैं कि कैसे काम होता है लोकसभा में, राज्यसभा में कैसे डिसाइड किया जाता है कितने वोट चाहिए होंगे। सो इट कैन नॉट बी पास्ड विदाउट द सपोर्ट ऑफ एट लीस्ट 276 मेंबर्स। अगर 276 लोग वोट कर दिया तो 200 वाला ये तो फुलफिल हो गया ना ऑटोमेटिकली। इसीलिए डी विल बी करेक्ट आंसर। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले वीडियो पॉज करना, खुद सॉल्व करना, तब आगे बढ़ना। अगला सवाल देखो। कह रहा है कि संविधान सभा के केस में कई सारे कमेटी बनाई गई थी। स्टेट कमेटी का काम था कि जो प्रिंसली स्टेट होते हैं उनसे नेगोशिएट करना। उसे किसने हेड किया था? ये क्वेश्चन जब मैं तैयारी करता था मैं कई बार गलत कर चुका था। मैं सोचता था कि यार पटेल साहब जो थे वो नेगोशिएट करते थे तो वही होंगे इसके मेंबर। ये गलत है। ये जो स्टेट्स कमेटी का चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और मैंने उसको ऐसे ही याद रखा। मेरे को पता था कि मेरा आंसर गलत हो गया था, इसलिए मैंने पटेल नहीं मारा, मैंने जवाहरलाल नेहरू मारा। आपको यही ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में लगेगा यही कि स्टेट कमेटी है, नेगोशिएट करना है राज्यों से, पटेल जी ही होंगे, मगर नेहरू जी थे। बी आपका सही जवाब है। टोटल 8 मेजर कमेटी थे। पहला था पावर्स कमेटी, जेएल नेहरू के अंदर। कंस्टिट्यूशन कमेटी नेहरू जी के अंदर। प्रोविंशियल कंस्टिट्यूशन कमेटी ये था पटेल जी के अंदर। ड्राफ्टिंग कमेटी सर्वज्ञाता अम्बेडकर जी। फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज ट्राइबल के लिए कमेटी के मेंबर सरदार पटेल इसके चेयरपर्सन थे। इसके साथ साथ प्रोसीजर कमेटी के राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपके 8 कमिटीज़ हैं, इसको आपको याद रखना है। अगर आपको ट्रिक वगैरह नहीं उसमें पढ़ना है तो आराम से इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था। ये जो इंस्ट्रक्शन था वो गवर्नर जनरल को इंस्ट्रक्शन देता था कि आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, कौन कौन सी पॉलिसी फॉलो करनी है इंडिया को गवर्न करते टाइम। आज़ादी के बाद हमारा जो संविधान अडॉप्ट किया गया उसमें पार्ट 4 में डीपीएसपी डाला गया।
ये डीपीएसपी रिसेंबल करता है इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को। बस अंतर ये है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन 1985 एक्ट में केवल एग्जीक्यूटिव के लिए था कि सरकार कैसे चलेगी वो बताता था, मगर जो डीपीएसपी है दीज आर इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर बोथ। कैंसर हो गया वाला। सो इट रिसेंबल डीपीएसपी। अब पूछेगा कि अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट है वो रिसेंबल करता है किससे? अमेरिका के बिल ऑफ राइट में फंडामेंटल राइट होते हैं। सो दैट रिसेंबल पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर है फंडामेंटल राइट। ओके, अगला सवाल देखो। बाबा ट्रंप ने बोला है कि इंडिया राइस को डंप कर रहा है यूएसए में, जो कि सही चीज़ नहीं है उसके अकॉर्डिंग। तो डंपिंग क्या होती है? डंपिंग का मतलब ये होता है, ध्यान सुनना इस चीज़ को। मान लो कि एक क्रिकेट बॉल, जो क्रिकेट बॉल होती है, मान लो कि आप वो बनाते हैं भारत में, और ये बॉल यहाँ पर बनती है 100 रुपये में, ये बॉल बनती है यहाँ पे 100 रुपये में। चाइना में वही बॉल बनती है 100 रुपये में, मगर इंडिया में वो ला करके बेच रहा है 90 रुपये में। ठीक है, चाइना ने अपने एक्सपोर्टर को सब्सिडी दी और बोला कि आप अपने बॉल्स को जाकर इंडिया में बेचिए 90 रुपये में। चाइना के हर एक्सपोर्टर को हर बॉल पे 10 रुपये की सब्सिडी मिली। तो चाइना जब वो सामान अपने लोकल मार्केट से सस्ता बेच रहा है, इसको हम कहते हैं डंपिंग। इसको हम कहते हैं डंपिंग। अब सोचो, भारत में वही माल मिल रहा है 100 रुपये का, चाइना ला के यहाँ सप्लाई कर रहा है 90 में, तो किसका बॉल बिकेगा? चाइना का बॉल प्रेफर किया जाएगा। मीन्स आवर लोकल इंडस्ट्री विल सफर। तो इसी के लिए किया जाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। क्या होता है? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है। मतलब भारत सरकार चाइनीज इंपोर्ट पे ड्यूटी लगा देगा और ये बोलेगा कि तुम भले ही तुम 90 रुपये में तुम सामान हमारे यहाँ भेजो, मगर हम तुम पे 12-15% का ड्यूटी लगा करके 20% का ड्यूटी अगर हमने लगा दिया तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 रुपया तुम्हारा इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब कि 108 रुपये का ये बॉल पड़ेगा। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी का काम ये होता है कि डंपिंग को काउंटर करना। अगर आप सस्ता माल बेचेंगे हमारे यहाँ करके तो उस पर टैक्स लगा करके हम उसको महंगा कर देंगे ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बची रहे। समझे? तो ये सवाल पूछ रहा था आपसे, इनमें से कौन सी बात सही है डंपिंग के रिगार्डिंग? इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रेडेटरी प्राइसिंग जनरली यूज्ड इन टर्म ऑफ अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड। बिल्कुल सही बात है, पहला करेक्ट है। इट अकर व्हेन मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट देयर आइटम एट मच हायर प्राइस नहीं, लोअर प्राइस दैन देयर डोमेस्टिक मार्केट टू अर्न हाई प्रॉफिट। प्रॉफिट तो उतना नहीं होगा, मगर डंपिंग करने का काम क्या होता है कि कंपटीशन खत्म करना है ना। तो हायर प्राइस नहीं, लोअर प्राइस। तो आपका जो पहला है वो केवल सही होगा, आपका दूसरा गलत हो गया। अगला सवाल ये कह रहा है कि अच्छा, आप जब ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, ज़ीरोधा ग्रो कुछ भी यूज़ करते हैं, तो हमको पता है कि हमारे यहाँ जो मेन 2 स्टॉक एक्सचेंज है वो है NSE और BSE। ठीक है, और दोनों स्टॉक एक्सचेंज में सेम स्टॉक का प्राइस हल्का सा अंतर होता है। मान लो कि मैंने स्टॉक खरीदा है HDFC बैंक का। ओके, HDFC बैंक का स्टॉक का दाम अगर NSE पे 1050 पैसे दिखा रहा है, तो BSE पे इसी स्टॉक का दाम 1060 पैसे या 40 पैसे दिखाएगा। ये जो 10 पैसे का अंतर है ना, ये लोग करते क्या हैं कि हाई वॉल्यूम में NSE से ये वाला स्टॉक खरीदा है ना, और उसको जाकर के BSE पर बेच दिया, तो हर स्टॉक पर उसको 10 पैसे का मुनाफा हुआ। ठीक है, तो ये जो सिक्योरिटी का, करेंसी का, कमोडिटी का जो सेलिंग बाइंग है अलग अलग मार्केट में, ताकि जो मार्केट के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है उसका फ़ायदा उठा लिया जाए, इसको हम कहते हैं आर्बिट्राज। तो आपका बी जो है वो सही है। ठीक है, अब अगर आप ज़ीरोधा पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो ज़ीरोधा आपसे कमीशन मांगता है इस ट्रांजैक्शन का।
हर ट्रेड पे, उसको हम कहते हैं ब्रोकरेज, उसको हम कहते हैं ब्रोकरेज। और सरकार मांगती है आपसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT। ये फिक्स टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है हर ट्रांजैक्शन पे, बाय पर भी और सेल पर भी। ओके, अगला सवाल है चारबाहार पोर्ट के बारे में। ये चारबाहार पोर्ट ईरान का है, ईरान ने इनवाइट किया है इंडिया को कि हाँ आप आकर के काम आगे बढ़ाइए। इसका मेन फ़ायदा ये है कि हम, अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, फ़िलहाल हम ट्रेड करते हैं पाकिस्तान से होकर के हमारा माल जाता है, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से हमारा डिपेंडेंस ख़त्म हो जाए अफ़गानिस्तान से ट्रेड करने के लिए। एक तो तरीका यह है कि हमारा लैंड बाउंड्री है ही, मगर हमारा जो लैंड बाउंड्री है वो पड़ता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, या तो आप इसको ऑक्युपाई कर लीजिए ताकि आपका सीधा जो लैंड रूट है वो अफगानिस्तान से कनेक्ट हो जाए, आपको चारबाहर की ज़रूरत ही ना पड़े। जब तक ये नहीं होता तब तक ये करना क्या है, ईरान का जो चारबाहर पोर्ट है उसको डेवलप करेंगे और सी रूट से पहले माल जाएगा चारबाहर पोर्ट पे, वहाँ से ईरान से होते हुए माल जाएगा अफगानिस्तान पे। अब यूएस ने लगा रखा है सैंक्शन ईरान पे, अब उससे डील करेंगे तो हमारी जो कंपनीज काम करेंगी चाबहार पोर्ट पे उस पर सैंक्शन लग जाएगा। इसी कारण से इन्वेस्टमेंट रुका हुआ है। तो कह रहा है इट लाइज आउटसाइड द पर्शियन गल्फ एंड इट इज़ इजी एक्सेसिबल। पहला आपका जो है वो सही है, ये पर्शियन गल्फ की ओर ओपन होता है, ये है आपका। ओके, आपका जो यहाँ पर पहला है वो करेक्ट है। ये सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस जो है ईरान का, वहाँ पर बसा हुआ है आउटसाइड पर्शियन गल्फ। ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक लैंड रूट प्रोवाइड कर देता है लैंड लॉक्ड अफगानिस्तान को एक्सेस करने के लिए। इंडिया विल नॉट हैव टू डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। आपका जो 3 है वो सही है। इट विल हेल्प इन इनॉर्मसली इंक्रीजिंग ट्रेड विथ अफ्रीकन। अफ्रीका के पास थोड़े जाएंगे यहाँ से हम, अफ्रीका तो नीचे में है, वो तो अलग पूरा कॉन्टिनेंट ही हमारे लिए ओपन है अरेबियन सी को पास करके। तो सेकंड गलत हो गया, 1 और 3 केवल करेक्ट है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये कह रहा है कि लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट बाय अ कंट्री कैन लीड टू अप्रिसिएशन ऑफ इट्स करेंसी। ध्यान सुनना, किसी भी चीज़ का भाव डिपेंड करता है कि वो कितना सप्लाई में है। अगर उसकी सप्लाई कम होगी उसका भाव ज़्यादा होगा, सप्लाई कम हो जाएगी उसका भाव भी कम हो जाएगा। तो अगर किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट लो कर दिया जाए, मतलब कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई विल इंक्रीज। जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा तो इसका वैल्यू घट जाएगा, इसका वैल्यू घट जाएगा, मीन्स रुपी विल डिप्रिशिएट, इट विल डिप्रिशिएट। ओके, सो लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट कैन लीड टू डिप्रिशिएशन ऑफ द करेंसी। आपका भाव तब बढ़ेगा ना जब आप कहीं जाने से बचेंगे, जब आप कम अवेलेबल होंगे। तो आपका पहला सन्नाटा हो गया। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, अच्छा देखो ध्यान से, अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा इसका मतलब क्या, आप डॉलर कमाएंगे, भारत में डॉलर आएगा, तो डॉलर सप्लाई इन इंडिया विल इंक्रीज। अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो भारत में सप्लाई डॉलर का बढ़ेगा, मतलब कि रूपी के कंपैरिजन में इसका सप्लाई बढ़ेगा, मीन्स रूपी का वैल्यू बढ़ेगा, रूपी अप्रिशिएट करेगी। इट विल लीड टू डिप्रिशिएशन नहीं, एप्रिशिएशन ऑफ द करेंसी। आपका दूसरा भी गलत है। चाइना का $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का ट्रेड सरप्लस है। चाइना का $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का ट्रेड सरप्लस है, तो चाइना की करेंसी तो पूरा अपसेट कर जाना चाहिए था। करता क्या है कि चाइना बहुत ज़्यादा मात्रा में यूएस बॉन्ड को खरीदता है। होता क्या है, यूएस के डॉलर का सप्लाई गिर जाता है। इसके साथ साथ चाइना अपनी करेंसी को डिवेल्युएट रखने का बहुत कोशिश करता है, अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है। इसी कारण से इतना बड़ा ट्रेड सरप्लस होने के बाद भी चाइना की करेंसी दूसरी करेंसी के तुलना में कम्पिटिटिव रहती है, डिवेल्युएटेड रहती है। इसके लिए चाइना, रशिया, यूएसए ये सब करेंसी वार में एंगेज्ड होते हैं। इसको हम लोग एक्सचेंज रेट वॉर भी कहते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपका पहला दूसरा दोनों गलत हो गया, तो डी नाइदर वन नॉट टू आर करेक्ट। और
ये थी वीडियो हमारी आज की। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिएगा। क्लास हम लोग लेते हैं और शॉर्ट्स डाल रहे हैं खूब सारे, हम लोग छोटे छोटे टॉपिक पे हम लोग वीडियो सब कवर कर दे रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।